हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखेंगे अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता यानी कि एडवांस प्राइजिंग एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग रखे थे, आगे क्लास देखने का। ठीक है, ये पीटी 365 जो है, इसके पहले जो है ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं पीटी 365 का। इसके बाद इन्वायरमेंट भी कंप्लीट करा चुके हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पीटी 365 का हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी गवर्नेंस हो चुका है। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इसके साथ ही पर्सनालिटी इन न्यूज ये भी हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वन डे एग्जाम फैक्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 क्लास में हम इसे भी इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करा देंगे पीटी 365। ठीक है, तो कह रहा है कि अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता ये क्यों न्यूज में है, तो रिसेंटली क्या है कि सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स जो है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारतीय करदाताओं के साथ वित्त वर्ष फाइनेंशियल वर्ष 2023-24 में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इनमें से एक तरफा और द्विपक्षीय एपीएस यानी कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट दोनों शामिल है। ठीक है, एपीए क्या है, तो एपीए क्या होता है, करदाता और यानी टैक्स प्राधिकरण के बीच एक समझौता होता है। ठीक है, एपीए जो होता है यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी कि प्राइस निर्धारण करता है। ठीक है, ट्रांसफर प्राइजिंग निर्धारण के क्षेत्रों को करदाताओं को निश्चित प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। ट्रांसफर प्राइजिंग साझा स्वामित्व नियंत्रण वाली कंपनियों के बीच आदान प्रदान की जाने वाली वस्तु और सेवाओं की कीमत, ये लोग वस्तु जो भी होता है यानी जो भी कोई गुड्स हो गया, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो उसके सर्विस का लाइक कीमत प्राइस वगैरह ये लोग निर्धारण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी अग्रिम मूल्य निर्धारण इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अधिकतम 5 आगामी वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आर्म्स लेंथ प्राइजिंग निर्धारित करने के लिए मदद करता है। मूल्य निर्धारण का आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल जो है, ये इस सिद्धांत के तहत दो संबंधित पक्षकारों के बीच वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए निर्धारित की कीमत दो अलग अलग पक्षकारों के बीच उसी चीजों के लिए कीमत की समान होनी चाहिए। यानी कि इसमें क्या होता है कि दो पक्षकार होते हैं, दो लोगों के बीच डिसाइडेड होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट्स हो गया, कोई भी वस्तु हो गया, ठीक है, उसके सेवा जो होता है यानी कि सर्विस जो होता है उसके आदान प्रदान करने के लिए एक्सचेंज वगैरह, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह एक आदमी से दूसरे आदमी लेता है, ठीक है, उसके लिए ये कह रहा है कि उसकी कीमत दो अलग अलग पक्षकारों के बीच उसी चीज के लिए कीमत के समान होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बातें करें तो करदाता के बीच पिछले 4 वर्षों के लिए भी एपीए यानी कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को लागू करने का विकल्प होता है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो ये 9 वर्षों के लिए कर निश्चितता है। ठीक है, अग्रिम मूल्य निर्धारण जो है, ठीक है, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता की बात करें तो एक तरफा क्या है, तो इसके एक करदाता और उसके देश के कर प्राधिकरण शामिल हो जाता है। ठीक है, द्विपक्षीय की बात करें तो इसमें उस देश के करदाता और कर प्राधिकरण सम्मिलित किया जाता है, जहां पे करदाता जो होता है इनके साथ ही करदाताओं का अन्य देशों में स्थित संबंध उद्यम और संबंधित विदेशी कर प्राधिकरण भी शामिल होते हैं। बहुपक्षीय यानी कि आप तो इसमें देख लीजिए कि केवल एक आदमी रहेगा, इसमें 2 आदमी रहेगा, और बहुपक्षीय मतलब बहुत सारा लोग, एक दो से अधिक को बहुपक्षीय कहते हैं, यानी कि बहुत सारे देश इसमें मिल करके ये करदाता उसके अलग अलग देशों में स्थित या दो से अधिक संबंध उद्यम उन देशों को कर प्राधिकरण जहां पे करदाता रहता है और एईएस देश वाले अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, भारत में अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता व्यवस्था क्या है, भारत में अग्रिम मूल्य समझौता का सिस्टम क्या है, तो इसमें क्या है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 के धारा 92 सीसी और 92 सीडी को शामिल करके 2012 में एपीए, ठीक है, ये योजना अधिसूचित किया गया था। इसके तहत सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के आर्म्स लेंथ
लेंथ या फिर प्राइस निर्धारित करने के लिए भी किसी भी व्यक्ति के बीच समझौता वगैरह होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। योजना की प्रकृति की बात करें तो एपीए की प्रक्रिया स्वैच्छिक और ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद हल करने के लिए अपील और दोहरे कराधान बचाव समझौते के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अधिकतम 5 वर्ष, यानी कि इसके अगर हम टाइम पीरियड बात करें तो 5 वर्ष तक का होता है। रोल बैक प्रोविजन जो होता है एपीए व्यवस्था में, यानी कि मूल निर्धारण, अग्रिम मूल निर्धारण जो होता है एपीए व्यवस्था में सहमति के अनुसार आर्म्स लेंथ प्राइस को एपीए के शुरू होने के पहले अवधि में लागू करने की अनुमति होती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी कि सेंट्रल सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बारे में बातें करें तो ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत गठित हुआ था। मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग के तहत ये कार्य करता है। आयकर विभाग के जरिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के शासन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। एक आध बार वीडियो को सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार 4 बार जितना बार आप सुन लीजिएगा याद हो जाएगा। दोहरा कराधान बचाव समझौता की बात करें, डबल टैक्सेशन एवॉइडेशन एग्रीमेंट क्या है, क्यों न्यूज में है, तो भारत और मॉरिशस ने, किसने, भारत और मॉरिशस ने एक प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किया है, ठीक है। हालांकि अभी तक ये प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं हुई है कि इसके तहत दोहरे कराधान बचाव समझौते से संशोधन किया जाएगा। संशोधन में डीटीए जो है यानी कि डबल टैक्सेशन एवॉइडेशन एग्रीमेंट के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट प्रावधान किया गया है और इसमें चोरी और टैक्स बचाव के लिए संधि के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, यानी कि टैक्स जो चोरी वगैरह करता है लोग, उसे इसमें रोका जा सकता है। पीपीटी जो है यानी कि ये जो है पीपीटी, इसके तहत ये प्रावधान करता है कि संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेंगे यदि यह साबित होता है कि किसी लेनदेन या समझौते का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना है। डीटीए की बात करें यानी कि डबल टैक्सेशन एवॉइडेशन एग्रीमेंट के प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग विनियमन स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाना, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें यानी डबल टैक्सेशन एवॉइडेशन एग्रीमेंट के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो ये कह रहा है डीटीए जो है डबल टैक्स, ये जो है डीटीए यानी कि डबल टैक्सेशन एवॉइडेशन एग्रीमेंट जो है ये 2 देशों या फिर न्यायिक क्षेत्रों के बीच एक समझौता होता है और 2 अलग अलग देशों न्यायिक क्षेत्रों एक ही घोषित परिसंपत्ति पर दोहरे कराधान का बचाता है। भारत और मॉरिशस के बीच की बात करें तो डीटीए पर पहली बार 1982 में सिग्नेचर हुआ था और 2016 में इसे संशोधन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो विदेश निवेशकों पर कर का बोझ कम करना, कर के सीमा पार निवेश को बढ़ावा देना यानी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, आय स्रोत जनरेट करना, करदाता के निवास और देशों के बीच के अधिकार को न्याय संगत आवंटित सुनिश्चित करना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आय पर टैक्स लगा करके कानूनी निश्चितता प्रदान करना, ठीक है। कह रहे कि पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो एमएपी जो है ये दोहरे कराधान विवादों के समाधान के लिए करदाताओं के लिए उपलब्ध एक अन्य विकल्प है जो यह न्यायिक और आर्थिक दोनों तरीके से विवादों के समाधान का विकल्प प्रदान करता है। इसके साथ ही एमएपी जो है पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया, ये संधि उदाहरण के लिए डीटीए निर्धारित एक तंत्र है जो सुनिश्चित करता है कि कराधान कर संधि के अनुसार कर संधि यानी टैक्स संधि यानी टैक्स एग्रीमेंट के तहत द्विपक्षीय समझौता, ये समझौता 2 देशों अपने प्रत्येक नागरिकों की निष्क्रिय सक्रिय आय पर दोहरे कराधान से जुड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। एमएपी और एपीए के बीच के अंतर हम लोग बातें करें तो एमएपी जो है एमएपी ये ट्रांसफर प्राइजिंग विवादों का समाधान करता है, जबकि एपीएस जो है ट्रांसफर प्राइजिंग विवादों को उत्पन्न होने से रोकता है। करदाता लंबित विवादों के लिए एमएपी दाखिल करते हैं, जबकि करदाता जो है भविष्य वर्षों के समान लेन देन मामलों में प्रभावी विवाद समाधान परिहार रणनीति के रूप में एपीए का विकल्प चुनते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि, ये भी बहुत न्यूज में है, इसे भी हम लोग देखेंगे। यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति को अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए विचारार्थ विषय का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, इसलिए चर्चा में है। इस समिति में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक टैक्स कन्वेंशन मार्गदर्शन के एक सेट को मंजूरी दिया गया, ठीक है। इसमें और कौन सा एजेंसी काम करता है, तो इसमें काम करता है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, ठीक है।
इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो कह रहा है इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य जो है वैध, निष्पक्ष और स्थिर समावेशी प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि स्थापित करना। भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों ने संधि के विषय के पक्ष में मतदान किया। किसी विपरीत ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका औद्योगिक देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि की हम लोग बातें करें तो इसका उद्देश्य क्या है और ये प्रतिबद्धताएं क्यों हैं। उद्देश्य की बातें किया जाए तो विकास के लिए वित्त पोषण पर आदि सबावा एक्शन एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। इसके साथ ही घरेलू संसाधन जुटाना है, कर लगाने से संबंधित मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है, अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, प्रतिबद्धताएं क्या क्या है तो विदेशों में दी गई सेवाओं से प्राप्त आय को कर के दायरे में लाने से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है, एक दूसरे की प्रशासनिक सहायता करने के लिए प्रभावित व्यवस्था बनाना है और टैक्स संबंधी अवैध वित्तीय लेन देन के लिए समस्याओं से निपटारा करना है। यानी कि जो इलीगल वे में फाइनेंशियल लेन देन हो रहा है उस समस्या का निपटारा करना है, टैक्स अधिकारों का उचित आवंटन करना है। ठीक है, कह रहे कि वैश्विक कर सहयोग जो है, वैश्विक कर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य वैश्विक पहल क्या है तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD जो है ये वैश्विक न्यूनतम कर जो होता है यानी कि वर्ल्ड लेवल पे न्यूनतम टैक्स ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मॉडल नियमों पर आधारित है। ये नियमन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उस प्रत्येक देश में न्यूनतम कर दी गई कर यानी कि न्यूनतम टैक्स की दर के भुगतान करना अनिवार्य बनाता है जहां उनका व्यवसाय, और ये नियम किसी देश में अर्जित लाभों को किसी भी अन्य देशों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था को हतोत्साहित करती है। ये नियम के तहत कॉरपोरेट लाभ पर 15% न्यूनतम प्रभावी दर को टैक्स लगाया जाता है। BPS जो है ये OECD पर G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क या वैश्विक पहल है जो कि एक कर चोरी से निपटने और निष्पक्ष कर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, इसमें टोटल भारत सहित 147 अधिक देशों और अधिकार क्षेत्रों का साथ लगती है। ठीक है, 2016 में इसे स्थापित किया गया था और इसे 2 पीयर अप्रोच अपनाया गया था। ठीक है, पीयर 1 की बातें करें तो सबसे बड़ी सर्वाधिक लाभ कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफे अधिकारों का अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करता है। पिलर 2 की बात करें तो ये पिलर वैश्विक न्यूनतम कर जो है नियम निर्धारित किए गए हैं और सुनिश्चित करता है कि बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यम सभी देशों में अपने मुनाफे पर 15% की न्यूनतम प्रभावी दर से कर भुगतान करे, भले ही उनकी मूल कंपनी किसी भी देश में हो। ठीक है, BPS को रोकने के लिए टैक्स संधि से यानी टैक्स संधि जो है इससे रिलेटेड उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन, और इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय टैक्स नियमों को अपडेट करना, बहुराष्ट्रीय उद्यमों को द्वारा टैक्स से बचने के अवसरों को कम करना। ठीक है, भारत ने इसमें 2000 भारत जो है भारत में इस पे 2017 में सिग्नेटरी यानी था, भारत 2017 में इस पे साइन किया था। कुछ हम लोग देखेंगे अदर की डेवलपमेंट यानी कि जो एक कोई जो इम्पोर्टेंट की है जो बहुत ही चर्चा में अक्सर आप लोग देखते हैं, यूपीएससी जो है वो बहुत सारे कीवर्ड पे क्वेश्चन बना देती है जो हम लोग को लगता है यार पता नहीं कहाँ से पूछ दिया, मैंने इतना स्टैटिक बुक्स पढ़ा लेकिन नहीं मिला। तो वैसे वैसे की को आपको पकड़ के रखना है, लाइक बोले पढ़ना है की को। ठीक है, तो कह रहे हैं शुल्क वापसी यानी ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, शुल्क वापसी यानी कि ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्यों न्यूज में रहा है तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC जो है लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली FPFMS के इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे निर्धारकों के बैंक खातों में ड्यूटी ड्रॉबैक राशि ट्रांसफर करेगा। इसके लिए कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ठीक है, हम लोग बातें करें तो कह रहा है कि ड्यूटी जो है ड्रॉबैक या शुल्क वापसी के बारे में, तो ये सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान यानी कि निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं और उसके निर्माण उपयोग होने वाली किसी भी आयातित सामग्री या फिर उत्पाद शुल्क योग सामग्री पर लगाने वाले सीमा शुल्क में छूट प्रदान करता है। ये प्रावधान निर्यातकों यानी कि जो भी कोई निर्यात करता है तो निर्यात यानी एक्सपोर्ट के दौरान विशेष आपूर्ति मूल्य श्रृंखला में आने वाली कुछ लागत की भरपाई करने में मदद करता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में हम बातें करें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। तो और कुछ याद रखिए चाहे नहीं याद रखिए, मंत्रालय आपको याद रखना है,
केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य सीमा की बात करें तो ये शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय जीएसटी, आईजीएसटी के संग्रह, वसूली और तस्करी को रोकथाम जैसे मामलों पर नीति निर्माण करने का प्रशासन यानी कि प्रशासन करता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये आपको इसके पहले वाले क्लास में देखिएगा, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, विंडफॉल टैक्स की हम लोग बातें करें तो विंडफॉल टैक्स क्या है, तो कह रहा है कि केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है। तो ये जैसे ही टैक्स कम हुआ है इसलिए ये वर्ड यानी कि विंडफॉल टैक्स जो है न्यूज में आया। ठीक है, विंडफॉल टैक्स जो है गवर्नमेंट और कुछ ऐसे उद्योगों पर लगाया जाने वाला टैक्स है जो अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण औसत से काफी अधिक लाभ कमाते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य जो है अतिरिक्त लाभ को एक क्षेत्रों में पुनर्वितरित करके व्यापक सामाजिक कल्याण के धन जुटाना है। सरकारें यह तर्क देकर के विंडफॉल टैक्स की उचित ठहराती है कि ये लाभ केवल कर देने वाले निकाय के प्रयासों के कारण ही नहीं बल्कि बाहरी कारकों को भी इसके कारण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार, पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट क्यों चर्चा में है, तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भारत के G20 स्टाफ फोर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, विकास के लिए डीपीआई पर भारत के G20 टास्क फोर्स ने जारी किया। ठीक है, रिपोर्ट में क्या क्या है, तो ये डीपीआई जो है यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें वैश्विक स्तर पर डीपीआई की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 3 हिस्सों वाली फ्रेमवर्क का इसमें जिक्र किया गया है, इसमें मेंशन है। तो डीपीआई हम लोग देखेंगे यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो कह रहा है कि ये साझा डिजिटल सिस्टम का एक सेट है जो कि सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए, तो खुले मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर विकसित होना चाहिए ताकि ये सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक या निजी सेवाओं का न्याय संगत पहुंच और उनका वितरण सुनिश्चित हो। लागू कानूनी फ्रेमवर्क और सक्षम नियमों को शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सके और मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करे। डीपीआई क्या नहीं है, तो डीपीआई क्या नहीं है, ऐसे उपाय जो कि डीपीआई पूरक, उदाहरण के लिए कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भौतिक और संरचना के माध्यम से व्यक्तियों की मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करता है। ऐसी डिजिटल प्रक्रिया से जो निजी नवाचार को बढ़ावा नहीं देती है, सरकारी पोर्टल बनाने के लिए मौजूद भौतिक प्रक्रिया और वर्क फ्लो को डिजिटल रूप देना। ठीक है, ये डीपीआई का यानी कि ये इस पे वर्क डीपीआई नहीं करती है। बाकी सब जो है इसमें डीपीआई क्या है ये हम लोग बता दिए। क्या नहीं है, तो इसमें कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ये डेवलपमेंट वगैरह व्यक्तियों के मोबाइल से रिलेटेड या फिर इंटरनेट तक पहुंच में सुधार, ये डीपीआई नहीं है। ठीक है, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बातें करें तो ये भारत का अपना मूलभूत डीपीआई है जिसमें 3 परस्पर जुड़ी हुई लेयर्स है। कौन कौन लेयर्स है, आइडेंटिटी लेयर है जैसे कि आधार नंबर हो गया, पेमेंट लेयर है जैसे कि यूपीआई हो गया, डेटा गवर्नेंस लेयर है जैसे कि डिजी लॉकर हो गया। ठीक है, तो ये भारत के 3 पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि इसमें 3 इसके लेयर हैं जिसपे गवर्नमेंट इस पे ये मैंडेटरी है। आइडेंटिटी लेयर जैसे कि आधार नंबर होना चाहिए, पेमेंट लेयर यूपीआई, डेटा गवर्नेंस लेयर डिजी लॉकर, ये सब आता है। वैश्विक स्तर पे हम लोग बातें करें तो डीपीआई को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो वन फ्यूचर अलायंस G20 इंडिया प्रेसिडेंटी के द्वारा प्रस्तावित एक क्या है, स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य जो है क्षमता निर्माण करना, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डीपीआई को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता और पर्याप्त वित्त पोषण प्रदान करना है। ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी, इसकी घोषणा जो है 2023 में G20 वर्चुअल लीडर शिखर सम्मेलन में की गया था। डीपीआई पर केंद्रीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ग्लोबल साउथ के देशों में डीपीआई कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सोशल इम्पैक्ट फंड की घोषणा किया गया था। यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की बात करें तो भारत और यूरोपीय संघ अन्य देशों के विकास और उपयोग में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए थे। ठीक है, इस पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
ग्लोबल साउथ देशों में डीपीआई कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सोशल इम्पैक्ट फंड की भी घोषणा किया गया था। और यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद, भारत और यूरोपीय संघ ने अन्य देशों में डीपीआई के विकास और उपयोग में तेजी लाने के लिए कदम भी उठाए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्यों चर्चा में है। यूनिफाइड यानी यूपीआई क्यों चर्चा में है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो एनपीसीआई जो है, ये इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है यूपीआई अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है। यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने के लिए यानी कि भुगतान को स्वीकार करने वाले अन्य देशों के साथ, जैसे कि श्रीलंका के साथ हम लोग यूपीआई स्वीकार करने के लिए वहां पे भी स्कीम चलाया गया था, है ना, उसके साथ भी ये सिग्नेटरी है। मॉरिशस भी है, इसके साथ फ्रांस है, संयुक्त अरब अमीरात है, सिंगापुर है, भूटान है, नेपाल है। टोटल अब तक कितने देश हो गए, 1 2 3, इसके साथ 4 5 6 7 कंट्री ऐसे हैं जहां हमारा यूपीआई जो है वहां एक्सेप्टेबल है, वहां फंक्शन करती है, काम करती है। यूपीआई की विशेषता की हम लोग बातें करें तो यूपीआई जो है मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफर आप कर सकते हैं 24 यानी 24/7, मतलब 24 घंटा में कभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 365 दिन यानी पूरे एक साल, लाइक कभी भी आप कर सकते हैं। अलग अलग बैंक खातों तक पहुंचने के लिए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन है यूपीआई। सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन निर्बाध और सुरक्षित लेन देन के लिए सिंगल क्लिक की एक मजबूत सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही ग्राहक वर्चुअल एड्रेस पूल एंड पूल सुविधा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। सिंगल एप्लीकेशन या फिर इन ऐप भुगतान के माध्यम से मर्चेंट पेमेंट होता है। उपयोगिता बिल भुगतान के माध्यम से काउंटर भुगतान, क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। इसके साथ ही दान संग्रह संवितरण के लिए इसके लेवल समाधान भी है ये। ठीक है, और ये जो है 8वां, इसमें क्या बेनिफिट है, इसकी विशेषता क्या है, तो मोबाइल ऐप से सीधे शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा है। आप यहाँ अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से भी यूपीआई जो है उसमें शिकायत करने का ऑप्शन आता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में अगर हम लोग बातें करें तो यूपीआई जो है इसकी शुरुआत 2016 में किया गया था। यूपीआई तत्काल रियल टाइम आधारित भुगतान प्रणाली है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम विकसित किया गया है। एनपीसीआई की बात करें, एनपीसीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए की एक पहल है, यानी दोनों मिलकर के एक इनिशिएटिव लाए थे 2016 में, इन्हीं के द्वारा स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत ये स्थापित किया गया था। एनपीसीआई की बात करें तो भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली के लिए इसे एक अम्ब्रेला संगठन है। ठीक है, यूपीआई जो है सहभागी बैंक के खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ता है और ये तरह तरह के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कई बैंकिंग सुविधा, बिना रुकावट के फंड ट्रांसफर, मर्चेंट भुगतान सुविधा प्रदान करता है। पीयर टू पीयर यानी पेमेंट रिक्वेस्ट को भी पूरा करता है। इसका आवश्यकता जो है सुविधा के अनुसार ऐसे भुगतान के समय निर्धारण किया जा सकता है और भुगतान यानी कभी भी इसे भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, भारत रिजर्व बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की लेन देन की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ा के अभी कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। यानी कि पहले 1 लाख तक यूपीआई कर सकते थे, अभी 5 लाख कर दिया गया। ठीक है, यूपीआई की वेरिएंट की बात करें, यूपीआई 1 2 3 पे जो है फीचर्स फोन यूजर्स यानी कि फीचर्स फोन यूजर्स को यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए इसे मार्च 2022 में शुरू किया गया था और ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रौद्योगिकी विकल्प, आईवीआर नंबर एंड कार्य क्षमता, मिस कॉल, प्रॉक्सिमिटी, साउंड बेस्ड पेमेंट शामिल है। आरबीआई ने प्रति लेन देन सीमा को लगभग 5,000 रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 10,000 रुपए कर दिया। ठीक है, 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दिया है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें यूजर्स को यूपीआई पिन दर्ज किए बिना कम राशि लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई ने प्रति लेन देन सीमा को 500 रुपए से बढ़ा करके 1,000 रुपए, समग्र वॉलेट सीमा को 2,000 से बढ़ा के 5,000 रुपए कर दिया गया है। वॉलेट में आप 2,000 पहले रख सकते थे लेकिन अब 5,000 कर दिया गया। कोई भी प्रति लेन देन उसका जो ट्रांजेक्शन होता है 500 रुपए से बढ़ा के 1,000 कर दिया गया है। यूपीआई नॉट
मतलब हेवी अमाउंट, नॉर्मल छोटा एक अमाउंट के बारे में बात किया जा रहा है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2020 में स्थापित किया गया था। यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट है। ये उपयोगकर्ताओं को भारतीय बैंक खातों से सीधे चुनिंदा इंटरनेशनल मर्चेंट स्थानों पर क्यूआर कोड से भुगतान करने में सक्षम बनाता है। विदेशों से देश में विप्रेषण की प्राप्ति यानी फॉरेन इनवर्ड रेमिटांसेज यूपीआई अपने उपयोगकर्ताओं को साझेदारी बैंकों और यूपीआई लिंक खातों में सीधे विप्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने में सक्षम है। रेमिटांस किसको बोलते हैं? अब हम आपको एक चीज बता दें, रेमिटांस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। देखो, रेमिटांस उसको कहा जाता है जो भी व्यक्ति भारत से फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, ठीक है, और लाइक वो जो पैसा भेजते हैं ना, जो भी हमारे इंडिया में पैसा भेजते हैं उनको रेमिटांस कहा जाता है, ठीक है। अक्सर आप सुनते हैं कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 पे है रेमिटांस के मामले में, क्योंकि हमारे इंडियंस जो है अलग अलग देशों में लाइक अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड लेवल पे प्रत्येक 3 व्यक्ति में से हमारा एक जो है इंडिया का लोग मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब हर एक कंट्री की बातें करें, नॉट एक अमेरिका, जापान एंड फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये नहीं, हर जगह की बातें हम लोग कर रहे हैं। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की डेटा आप देखोगे तो 3 व्यक्ति में से कम एक तो भारतीय मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऐसे भी पॉपुलेशन में हम लोग देख रहे हैं नंबर 1 पे आ गए हैं। पहले हम लोग सेकेंड नंबर पे थे, चाइना को पीछे कर दिए थे, सॉरी चाइना के बाद हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखोगे डेटा के अकॉर्डिंग तो हम लोग नंबर 1 पे है पॉपुलेशन के मामले में। परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भी हम लोग 3rd नंबर पे है, ठीक है। अमेरिका यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भी हम लोग 3रे नंबर पे हैं, लाइक बोले तो अमेरिका, चाइना एंड भारत, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बातें करें, आपको तो पता है ये लाइक रेमिटांस मतलब जो भी हमारे इंडियंस फॉरेन कंट्री में रहते हैं और फॉरेन कंट्री में से जब वहां से पैसा वो भेजते हैं अपने देश में, इंडिया में, तो दैट इज कॉल्ड वी कैन से टू द रेमिटांसेस। मतलब वो लोग जो भेजते हैं वो हमारे यहाँ क्या होता है, रेमिटांसेज है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत की रेमिटांस जो है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो आप ये इकोनॉमिक वर्ड हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। देखो, कह रहे कि विदेशों से सीधे विप्रेषण की प्राप्ति यानी फॉरेन इनवर्ड रेमिटांस यूपीआई अपने उपयोगकर्ताओं को साझेदारी बैंकों यूपीआई लिंक बैंक खाते में अनिवासी भारतीय को जोड़ना, यानी कि नॉन रेसिडेंटल इंडियन को जोड़ना, यानी कि जो एनआरआई जो है विदेशों में रह रहे हैं लेकिन वो अपने इंडिया में पैसा भेजते हैं, ठीक है। एनपीसीआई ने एनआरई और एनआरओ को खाता धारक अनिवासी भारतीयों को भी यूपीआई भुगतान की अनुमति देकर यूपीआई सेवाओं का विस्तार किया गया है, ठीक है। एनआरई से तात्पर्य नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरओ के नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है एनआरओ, ठीक है। यूपीआई वन वर्ल्ड G20 देशों में आने वाली विदेशी नागरिकों एनआरआई के लिए यूपीआई से जुड़ी प्रीपेड भुगतान सुविधा है, ठीक है। अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारा यूपीआई जो है बहुत सारा ऐसे 7-8 कंट्री है जहाँ पे हमारा चलता है। जैसे आपको देखिए फ्रांस है, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है ना, बांग्लादेश है, इसके साथ नेपाल है, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो हमारा ऑलरेडी मतलब इंडिया का जो यूपीआई ऑलरेडी वहां पे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस बहुत ही चर्चा में है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। ये प्रोजेक्ट नेक्सस आखिर है क्या, तो हम लोग देखेंगे। प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ये घरेलू भुगतान प्रणाली को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार रिटेल पेमेंट भुगतान, रिटेल यानी कि जो तुरंत भुगतान प्रणाली होता है, आईपीएस जो होता है, ये वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। ये 2 बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है। ये 1 मिनट में या उससे कम समय में फंड प्राप्त करने वाले, फंड भेजने वाले भुगतान को ये साझा करता है, पुष्टि करता है, बताता है, इसके बारे में सूचित करता है। जैसे कि भारत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई हो गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन की हब की पहल है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना की बात करें तो 1930 में इसकी स्थापना हुआ था। किसका स्थापना? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना। ठीक है। मुख्यालय पूछे तो स्विट्जरलैंड के बेसल में है। इसका स्वामित्व जो है आरबीआई सहित 63 केंद्रीय बैंकों के पास है। वर्तमान में आरबीआई ने इसमें शामिल हो चुका है, इसलिए न्यूज में है, याद रखना है। याद रखना है 2-3 बातें। एक याद रखना है नेक्सस में टोटल भारत सहित टोटल कितना है? 63 कंट्री है। 1930 में स्थापना हुआ था। 1 पॉइंट हो गया। भारत नेक्सस में शामिल हुआ 3 पॉइंट। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। फिर भी हम लोग देखते हैं आगे पढ़ करके, क्योंकि ओवरऑल आप इतना सारे डेटा याद नहीं कर सकते हैं, बट वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार जितना सुनोगे याद हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल इसमें 63 भारत सहित इसमें मेंबर है। 1930 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है। इसकी साथ ही बात करें तो भारत जो है नेक्सस का मेंबर बन चुका है, ये याद रखना है। ये प्रोजेक्ट 4 आसियान देश मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली को जोड़ेगी और 2026 तक शुरू होने की अनुमान है। कब शुरू होगा? 2026 तक। ये जो 4 आसियान देश है इसमें जुड़ चुका है ऑलरेडी, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है। 2026 तक शुरू हो जाएगा। इसका उद्देश्य है वहनीय, तेज और अधिक पारदर्शी आसान सीमा पार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए G20 लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, यानी कि सेबी जो है क्यों चर्चा में है। सेबी हम लोग देखेंगे। सेबी ने फॉरेन वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट संशोधन, अच्छा अभी आपको पता है सेबी के जो सीईओ जो है माधुरी पुरी बुच है ना, माधुरी पुरी बुच, इनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर वगैरह हो चुका है। अब इंटरनेशनल, अब देख ही रहे हैं पूरा नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल पूरा न्यूज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सब पब्लिश कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ऐसे डेली न्यूज पढ़ा कीजिए। तो कह रहा है कि सेबी ने फॉरेन वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट संशोधन विनियमन 2024 जारी किए गए। इसके माध्यम से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉरेन वेंचर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट विनियमन 2000 में संशोधन किया गया था। ठीक है। ये एफबीसीआई क्या है? तो एफबीसीआई जो है ये भारत के बाहर पंजीकरण निवेश होते हैं, और भारत में एफबीसीआई विनियम के तहत यानी रेगुलेशन के तहत ये अपना पंजीकरण कराते हैं। एफबीसीआई की बात करें हम लोग इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें निम्नलिखित तौर तरीके से निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड सेबी पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंड में है, और ये वेंचर कैपिटल उपक्रम में जो स्टॉक एक्सचेंज में गैर सूचीबद्ध कंपनियां होती हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड का उपयोग नहीं जो भी नई कंपनी होती है, नया कंपनी इक्विटी निवेश के लिए किया जाता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत अधिक जोखिम के साथ साथ उच्च रिटर्न प्राप्त होने की भी संभावना होती है। यानी कि इसमें खतरा भी है, आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका पैसा डूब भी सकता है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो पैसा हो सकता है कि 10,000 लगा रहे हैं तो हो सकता है 25-30,000 आ भी सकता है, मतलब दोनों संभावनाएं रहती है। एबीसीएफ का संचालन सेबी वेंचर कैपिटल फंड विनियमन 1996 के तहत होता है। ठीक है। कह रहा है कि इसमें इसकी विनियमन की मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो एफबीसीआई के आवेदक डेजिग्रेटेड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। डीपीपी का अर्थ होता है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सेबी द्वारा अधिकृत बैंक है। ठीक है। इसमें पात्रता मानदंड को व्यापक बनाया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही निवेश कंपनियां, पेंशन फंड जैसी मौजूदा संस्था से लेकर के निवासी भारतीय एनआरआई और ओसीआई को भी शामिल किया जाता है, यानी एनआरआई भी होता है, ओसीआई भी होता है। ठीक है। ऐसे निवेशक को एफबीसीआई के फंड में नियंत्रण रखे बिना उसे योगदान करना होता है। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनियमन, इसके बारे में अगर हम लोग बातें करें तो इसके हेड ऑफिस कहाँ है? तो महाराष्ट्र मुंबई में है। इसकी फाउंडेशन की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था? तो एक संकल्प के माध्यम से 1988 में किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है, इसकी हेड ऑफिस मुंबई है। 1988 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1992 में भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के माध्यम से एक सांविधिक निकाय बना, यानी सांविधिक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, जो हमारे कानून के माध्यम से बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है सेबी का? तो प्रतिभूति में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
मतलब ऑथोराइज वे में, ऐसा नहीं कोई बोल दिया इसमें इन्वेस्ट करो कर दिए। भाई वो देखना है कि सेबी के तहत रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। जो भी आप लोग देखते हैं ट्रेडिंग कंपनियां जो होती है, बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनियां, वो सेबी में पहले उसको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तभी तो गवर्नमेंट उसका मतलब प्रोटेक्शन कर सकती है। आप अगर आपका पैसा इनकेस अगर कुछ डूबता भी है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये क्या करता है, प्रतिभूति निवेशकों के हितों की रक्षा करता है, शेयर बाजार का विकास को बढ़ावा देना, प्रतिभूति बाजार को विनियमन यानी कि रेगुलेट करना। इसके वर्ग क्या क्या है, प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, इसे विनियमित करना, प्रतिभूति बाजार में व्यवसाय संचालन को विनियमन करना, रेगुलेट करना। स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो पोर्टफोलियो प्रबंधक और इसके माध्यम से एक अन्य नियामक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, धोखाधड़ी सहित इनसाइडर ट्रेडिंग और अनुसूचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना, ठीक है। निवेशकों का प्रतिभूति बाजारों यानी कि प्रतिभूति बाजार और उनके माध्यम से इसके बारे में शिक्षित करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और क्या चर्चा में है, सेबी की रिसेंटली और क्या क्या स्टेप लिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बातें करें। इसके और इनिशिएटिव क्या है, तो सेबी शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स 2.0 है, जिसमें प्रतिभूति बाजार में निवेशक की शिकायत के निवारण के लिए समय सीमा कम कर दिया गया है। इसके साथ ही शिकायत प्राप्त करने की तारीख कैलेंडर यानी 21 कैलेंडर दिनों में भी भीतर इसका समाधान करना होता है। शिकायत निवारण में देरी की संभावना को खत्म करने के लिए संबंधित विनियमन संस्था को शिकायतों को ऑटो रूटिंग की शुरुआत किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकथाम करना, विनियमन करना यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकथाम करना, ठीक है। जैसे हमने बताया ना कि जो कोई भी ट्रेडिंग वगैरह करता है बहुत सारा रजिस्टर्ड नहीं होता है, लेकिन उसमें लोग पैसा फंसाते रहते हैं, पता चला कि एक दिन लेके भाग गया पैसा, अक्सर आप न्यूज में सुनते रहते हैं। तो उन सब चीजों पे रोक लगाना। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव को इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनियमन के तहत ट्रेडिंग प्लान के लिए नियमों में ढील दिया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग रोकथाम विनियमन के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कंपनी के इनसाइडर के पास स्टेट कंपनी के बहुत ही सीमित विकल्प उपलब्ध होते हैं। इनसाइडर का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी के जो भी सीनियर मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजमेंट अधिकारी होते हैं, जो मैनेज करते हैं, जिनके पास ऐसी अप्रकाशित जानकारी होती है, यानी कंपनी के शेयर मूल्य जैसे कि उसके प्राइस में उतार चढ़ाव हो सकता है, ठीक है। इनसाइडर को ट्रेडिंग प्लान के जरिए शेयर की कीमत राशि और लेन देन की तारीख का यानी कि वितरण अग्रिम रूप में देना होता है, ठीक है। कह रहे कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है, ठीक है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की अगर हम लोग बातें करें तो ये जो है सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार के अंतर्गत तरलता संबंधित सुविधा के लिए यानी कि लिक्विडिटी संबंधी सुधार के लिए म्यूचुअल फंड को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीदने और बेचने की अनुमति देता है, ठीक है। सीडीएस जो है यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है। इसके तहत निवेशक जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, अपने क्रेडिट जोखिम को किसी भी अन्य निवेशक के साथ स्वैप या ऑफ सेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्वैप कर सकते हैं या ऑफसेट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। ओसीडी की बात करें, बीमा अनुबंधों की तरह होते हैं। बॉन्ड उधारकर्ता द्वारा यानी बकाया भुगतान में चूका डिफॉल्टर होने की स्थिति में निवेशक को संरक्षण प्रदान करते हैं। बीमा अनुबंधों के समान ही बॉन्ड बाजार के लिए प्रीमियम का भुगतान करने के बनाए रखा जा सकता है। पंप और डंप स्कीम की बातें करें तो ये सेबी ने कथित तौर पर पंप और डंप स्कीम संचालित करने के लिए कुछ व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है। ये हेरफेर गतिविधि होती है, इसमें झूठी और भ्रामक जानकारियां सिफारिशों के जरिए स्टॉक शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ये केवल स्टॉक को बढ़ी हुई कीमत पर बेचने के लिए किया जाता है। ऐसी यानी सेबी के दिशा निर्देशों के तहत ये पूरी तरह से प्रतिबंध होती है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करें, सेबी ने पैसिव फंड और ईटीएफ्स की बात करें तो निवेशक सीमा बढ़ा दिया जाता है। पैसिव फंड वे फंड होते हैं किसी इंडेक्स में उसी के अनुपात में निवेश करती है, जैसे उसके अनुपात में उसमें विभिन्न कंपनियां शामिल होते हैं। ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेड फंड जो है विपणन योग प्रतिभूतियां होती है जो इंडेक्स कमोडिटी बॉन्ड या फिर इंडेक्स फंड जैसी संपत्तियों के एक समूह को ट्रैक करता है, ठीक है।
समाशोधन, ठीक है, समाशोधन निगम यानी कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन की बात करें, सेबी ने समाशोधन निगमों को स्वामित्व और आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए ऊषा थोराट की ऊषा थोराट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जब आप प्रीवियस ईयर पीवाई क्वेश्चन लगाएंगे, पीवाई की यानी पीवाई क्यू जो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऊषा थोराट से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू इकोनॉमिक्स से ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। आपको याद रखना है ये सेबी से रिलेटेड है, ठीक है। अध्यक्ष में एक समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष जो ऊषा थोराट, ठीक है। समाशोधन निगम की एक संस्था है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार पे होने वाली प्रतिभूतियां या फिर अन्य इंस्ट्रूमेंट ट्रेड को समाशोधन निपटान के जरिए गतिविधि को प्रबंधन करती है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी की बात करें तो समाशोधन निगम बाजार और संरचना संस्थाओं का गठन होता है, ठीक है। कह रहा है कि फिनफ्लुएंसर्स क्या है। फिनफ्लुएंसर की बात करें तो सेबी ने विनियमन संस्थाओं को अंजीकृत फिनफ्लुएंसर के साथ जुड़ने यानी कि जुड़ने से प्रतिबंध कर दिया है, यानी कि इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। आप इससे नहीं ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है। निवेशक होल्डिंग कंपनियां के लिए एक डिलिस्टिंग फ्रेमवर्क पेश किया जाता है। फिन इन्फ्लुएंसर की बात करें तो वह व्यक्ति होता है जो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और बीमा जैसे विषयों पर वित्तीय सलाह साझा करता है। इन लोगों के चक्कर में आजकल देख ही रहे हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो सोशल मीडिया पे देखते हैं ये लोग कैसे बोलते हैं, 1 रुपए में इन्वेस्ट करें 2030 तक इसमें आप करेंगे 1000 गुना मुनाफा। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना, समझ रहे हैं। मेहनत करो और वो सब काम करना है तो जो सेबी के अंतर्गत में रजिस्टर्ड है वहां पे आप करो तो एक लगेगा भी हाँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेटलमेंट चक्र। सेटलमेंट साइकिल क्यों चर्चा में है, तो कह रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने स्टॉक मार्केट में T+O यानी कि रोलिंग सेटलमेंट चक्र का बीटा संस्करण पेश किया है। ये मौजूदा T+1 सेटलमेंट चक्र के अतिरिक्त एक विकल्प के तौर पर रखा गया है, ठीक है। सेटलमेंट चक्र के बारे में हम लोग बातें करें तो सेटलमेंट चक्र जो होता है ऐसा अवधि होता है जिसके भीतर खरीदार जो होता है, जो खरीदार और विक्रेता के बीच एक ट्रेड पूरा होने के बाद प्रतिभूति शेयर फंड्स को एक दूसरे डिलीवर कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है, लेन देन संबंधी कार्यों को निपटा दिया जाता है, यानी कि खत्म कर दिया जाता है। परंपरागत रूप से भारतीय एक्सचेंज T+2 सेटलमेंट चक्र का पालन करते हैं। 2023 में T+2 को T+1 एक दिन में सेटलमेंट में बदल दिया गया था, इसलिए T+1 हो गया, ठीक है। T+0 सेटलमेंट चक्र ऐसी प्रणाली होती है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ट्रेड का एक सेटलमेंट बाजार बंद होने की उसी दिन होता है, ठीक है। यानी T.0 जब बाजार बंद होगा, सपोज करो आज बाजार बंद हो जाएगा, खत्म होने वाला है, तो T.0 आ जाएगा। सेटलमेंट चक्र की अवधि को कम करने का प्रावधान और लाभ की बात करें, तरलता यानी लिक्विडिटी की मैनेजमेंट की बेहतर बनाना, ये निवेशक को सेटलमेंट चक्र की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आय को फिर से निवेश करने या फिर अवसरों को नए अवसरों से पूंजी लगाने की सुविधा देता है। ट्रेडिंग के अवसर में वृद्धि की बात करें, निवेशक बाजार का घटनाक्रमों के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया कर सकता है, अपने ट्रेडर्स को तुरंत क्रियान्वित कर सकता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करें, वैश्विक लेवल पे कंपटीशन की बात करें, ठीक है, तो बाजार में सुविधा और T+0 सेटलमेंट चक्र को अपनाने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक आकर्षित हो सकते हैं, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE क्यों चर्चा में है, इस पे हम लोग देखेंगे। तो सेबी ने NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अधिकृत शेयर पूंजी को 10 गुना बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए करने का मंजूरी दिया है, ठीक है। इसके मुख्यालय कहाँ है, NSE के यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1992 में हुआ था। पंजीकृत 1993 में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दिया था 93 में, और 94 में कार्य करना शुरू हुआ था। तो याद रखना है, हाल ही में सेबी क्या किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 500 करोड़ रुपए मंजूरी दिया है, तो ये एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तीसरा, इसकी स्थापना कब हुआ था, 92 में, पंजीकृत हुआ था 93 में, 94 में कार्य स्टार्ट हुआ था। कंटिन्यू 92, 93, 94 ऐसे याद कर लेना, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज केंद्रीय बाजार होता है जहां निवेशक शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव जैसे प्रतिभूति खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। मार्केट कैप यानी कि बाजार
पूंजीकरण यानी कि बाजार पूंजीकरण के हिसाब से एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी जो है 50 यानी निफ्टी जो है 50 एनएसई का प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और एनएसई जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड स्वामित्व प्रबंधन में भी है। ठीक है, निफ्टी 50 जो है इंडेक्स अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में 50 बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व होता है, यानी निफ्टी 50 इसका नाम ही है, यानी 50 बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे करती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी अपनाने का अग्रिम इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग शुरू करने वाला देश का पहला एक्सचेंज है। एनएसई इंडेक्स ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन इंडेक्स निफ्टी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसके उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने वाले कंपनी के प्रदर्शन पर नजर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है को लोकेशन या फिर प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग। ठीक है, को लोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग क्यों चर्चा में है? तो सेबी ने हाल ही में को लोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ शिकायत का निपटारा कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये को लोकेशन या प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग ये है क्या। तो ये सुविधा जो है ब्रोकर्स को स्टॉक एक्सचेंज के परिसर में अपने सर्वर स्थापित करने की अनुमति देता है। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाता है और इसके बदले शुल्क का भुगतान करना होता है। ठीक है, को लोकेशन प्रोक्सिमिटी होस्टिंग इसका मतलब होता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज सर्वर और ब्रोकर सर्वर बहुत नजदीक होते हैं, इसके कारण तेजी से स्टॉक प्राइस पता चलता है और शीघ्र ट्रेड संपन्न होता है। इससे ब्रोकर उनके क्लाइंट दोनों के लाभ मिलते रहते हैं। सेबी ने 2015 में को लोकेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा 2018 में एल्गोरिदम ट्रेडिंग और को लोकेशन फ्रेमवर्क को मजबूत करने के उपायों की घोषणा किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वित्तीकरण, तो यानी कि फाइनेंशियलाइजेशन की बातें करें तो ये क्यों चर्चा में है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारत के अति वित्तीकरण यानी एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियलाइजेशन के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है, परिभाषा की हम लोग बातें करें, इसकी डिफिनेशन क्या है? तो वित्तीकरण यानी कि वित्तीकरण जो है फाइनेंशियलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसके तहत वित्तीय बाजार में यानी फाइनेंस के जो बाजार होता है, वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, संस्था वगैरह, वित्तीय अभिजात वर्ग का आर्थिक नीति आर्थिक परिणामों पर अधिक प्रभाव स्थापित हो सकते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पारंपरिक रूप से भौतिक परिसंपत्ति जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, स्वर्ण हो गया, स्वर्ण की बजाय वित्तीय परिसंपत्ति जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाने लगा है। ठीक है, वित्तीय एक चिंता का विषय क्यों है? वित्तीयकरण यानी कि फाइनेंशियलाइजेशन एक चिंता का विषय क्यों है? ये असमानता में वृद्धि यानी कि अनइक्वलिटी में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो रहा है। फाइनेंशियल आय एक बड़ा हिस्सा जो है जैसे स्टॉक और अन्य निवेशकों से होने वाले लाभ सबसे अधिक इक्विटी स्वामित्व वाले धनी व्यक्तियों को मिलती है। ये धनी व्यक्ति आबादी से यानी पूरे 1% है। ठीक है, यानी कि धनी व्यक्तियों की आबादी में बात करें तो ओनली 1% है। अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव ऐसा कारण है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के बजाय वित्तीय निवेश से अधिक लाभ होने लगता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर शेयर बाजार का अधिक प्रभाव स्थापित हो जाता है। रोजगार सृजन, जीवन स्तर में वृद्धि को अनदेखी होने लगता है। आम लोगों के द्वारा ऋण लेने में वृद्धि, वास्तविक आय ठहराव के चलते आम लोगों के ऋण पर निर्भरता बढ़ सकती है, जैसा कि अमेरिका अर्थव्यवस्था में देखा गया है। नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। वित्तीकरण से प्रीडेटरी लेंडिंग, अधीन जोखिम लेनदेन, श्रमिक संरक्षण को उपेक्षा करने वाली नीतियों को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट क्या है? डेरिवेटिव मार्केट क्या है? तो ये हाल ही में सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में सट्टा यानी कि स्पेकुलेटिव गतिविधियों को रोकने के लिए जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई नए उपाय की घोषणा किया है। जैसे आप देख सकते हैं सट्टा बाजार, बहुत सारे सट्टा वगैरह में कितने लोगों का आत्महत्या कर लिया, कितने लोगों का मृत्यु हो गया है ना। कई लोग अपना घर बेच के, जथा जमीन बेच के, सोना का चैन बेच के बहुत सारे सट्टा बाजार में इन्वेस्ट करते थे। आप देख ही रहे हैं बहुत सारे फ्रॉड हो रही है ना। इसी फ्रॉड को रोकने के लिए सेबी ने कदम उठाया है जो चर्चा में है, डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आखिर ये डेरिवेटिव मार्केट जो है ये ऐसे वित्तीय अनुबंध यानी फाइनेंशियली कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो या अधिक पक्षों के बीच किए जाते हैं और ये मूल्य की गणना अलग अलग डेरिवेटिव में शामिल की गई संपत्ति यानी कि अंडरलाइन एसेट्स के मूल्य बदलाव के आधार पर किया जाता है। अंडरलाइन एसेट में प्रतिभूति, कंपनी शेयर, वस्तु,
बुलियन सोना चांदी करेंसी भी हो सकती है। डेरिवेटिव को दो बाजारों में ट्रेडिंग किया जा सकता है, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द अकाउंट मार्केट जहां प्रतिभूतियों का व्यापार एक ब्रोकर डीलर नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसे प्रतिभूति को किसी भी एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की जरूरत नहीं पड़ती है। चार प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। कौन कौन डेरिवेटिव होते हैं? वायदा होता है, फ्यूचर्स, ठीक है, यानी कि फ्यूचर्स में वादा किया जाता है। भविष्य में निर्धारित मूल्य पर संपत्ति खरीदना बेचना, मानकीकृत शर्तों पर आदान प्रदान करना, कीमतों पर होजिंग या फिर सट्टा लगाना, लीवरेज का उपयोग करना, नगद या फिर परिसंपत्तियों में निपटान करना। फॉरवर्ड की हम लोग बातें करें तो ओवर द काउंटर व्यापार अनुकूल उपयोग शर्तें जैसे भौतिक परिसंपत्तियों का वितरण शामिल है। आमतौर पर वस्तु, कमोडिटीज, मुद्राओं, करेंसी और इक्विटी के लिए उपयोग किया जाता है। नकदी के लिए समाप्ति पर निपटान, ठीक है। ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें? धारक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर व्यापार करने का अधिकार लेकिन बाध्य नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। कॉल खरीदने का अधिकार और पुट बेचने का अधिकार ऑप्शंस होते हैं। एक्सचेंज या फिर ओवर द अकाउंट यानी ओटीसी पर व्यापार कर सकते हैं। खरीदार भुगतान करते हैं, लाभ और संभावना होती है। विक्रेता जो होते हैं यानी वसूलते हैं, इसके दायित्व उनके पास होती है। स्वैप क्या होता है? तो स्वैप जो है पक्षकारों के बीच नकदी प्रवाह का आदान प्रदान का प्रकार है। ये ब्याज दरें, मुद्रा, क्रेडिट डिफॉल्ट होता है, ठीक है। ओवर द अकाउंट की बातें करें तो व्यापार जिसमें अक्सर अकाउंट पार्टी जोखिम होता है, कुछ स्वैप केंद्रीय रूप से क्लियर किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो होजिंग यानी जोखिम प्रबंधन के लिए डेरिवेटिव कारोबार में शामिल होने वाले कारोबारों को एसेट्स, कंपनी के शेयर मूल्य के मूल्य उतार चढ़ाव और ब्याज दरों में बदलाव आदि में वित्तीय नुकसान को कम करने के लिए हेज करने में मदद करता है। सट्टा गतिविधि की बात करें, एक्सपेकुलेशन की बात करें तो ये जो होता है निवेशक अंडरलाइन एसेट के मूल्य यानी मूल्य में होने वाले बदलाव पर सट्टा लगाते हैं और संभावित लाभ की उम्मीदों में जोखिम उठा सकते हैं, ठीक है। लिवरेज का उपयोग यानी कि इसमें निवेशक जो होते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं, शुरुआत में कम निवेश करके अनुबंध अवधि तक अधिक एसेट्स धारण कर सकते हैं, अधिक संपत्तियां धारण कर सकते हैं। ऐसे धारण करने को पोजीशन कहा जाता है। एक उदाहरण के लिए समझा जा सकता है जैसे कि मार्केट में 100 रुपए कीमत वाली 10 शेयर खरीदने के लिए आपको 1000 रुपए निवेश करना पड़ेगा, लेकिन डेरिवेटिव लिवरेज के तहत आप कुछ समय के लिए केवल 100 रुपए के निवेश में 10 शेयर को पोजीशन रख सकते हैं। इसमें उच्च रिटर्न मिलते हैं और अधिक नुकसान होने की दोनों की संभावना रहती है। लिवरेज जो होता है इसका मतलब होता है उधार लिए गए फंड का उपयोग करके अपने निवेशन पे रिटर्न बनाना। पोजीशन का मतलब होता है ये किसी निवेशक या फिर संस्था द्वारा खरीदी गई या फिर बेची गई प्रतिभूति की मात्रा को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है ये लिवरेज और पोजीशन, ये 2 पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। भारत में डेरिवेटिव का विनियमन रेगुलेशन की बात करें तो भारत में डेरिवेटिव में खरीद बिक्री के विनियमन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की बातें करें तो 1956 भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत किया जाता है। एससीआरए जो होता है 1956 एक्ट के तहत इसका उद्देश्य है व्यवसायिक विनियमन के द्वारा प्रतिभूति में अवांछनीय लेन देन गतिविधियों को रोकना। यानी जो भी मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा फ्रॉड जो करते हैं वो लोग, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसमें सट्टा बाजार में, उन पे ये कंट्रोल करने के लिए एक्ट लागू होता है, ठीक है। तो अपन इतना सारा फैक्ट याद रखना है। हाल ही में एससीआर जो है 1956 में संशोधन किया है और इसका उद्देश्य है भारतीय सार्वजनिक कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों में सीधे लिस्टिंग की अनुमति देना। डेरिवेटिव एक्सचेंज सेगमेंट की बातें करें तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके रूप में कार्य करता है। सेबी ओवरसाइड रेगुलेशन के रूप में निगरानी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी क्यों चर्चा में है तो केयर एज जो है, केयर एज भारत की एक ऐसी पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने स्वर्ण रेटिंग सहित वैश्विक स्तर पर रेटिंग क्षेत्रों में प्रवेश किया था। सबसे पहला जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है तो ये जो है आपको केयर एज है, ठीक है। कह रहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
क्रेडिट रेटिंग जो होता है किसी व्यक्ति संस्था की वित्तीय संबंधताओं को पूरा करना, उसकी सापेक्ष क्षमता यानी कि जोखिम ऋण या फिर ऋण की सापेक्ष उधार पात्रता पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जाहिर की गई राय होती है, सजेशन होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होता है क्रेडिट ब्यूरो से अलग, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ऋणों द्वारा भविष्य में ब्याज भुगतान और ऋण चुकाने की उनकी क्षमता अपनी राय देती है, जबकि क्रेडिट ब्यूरो ऋण द्वारा ऋण चुकाने के पिछले रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की हम लोग बातें करें तो ये रेटिंग दरअसल किसी भी देश या संप्रभु संस्था के रूप में ऋण और उसके ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने के आकलन होता है। क्रेडिट रेटिंग में संबंधित देश या संस्था ऋण चुकाने की क्षमता जो होती है, उनकी कैपेसिटी जो होती है, इच्छा शक्ति, दोनों इसमें महत्व दिया जाता है। मापदंड इसमें क्या क्या है? ये आमतौर पर रेटिंग एजेंसी किसी भी संप्रभु देश या फिर रेटिंग के लिए संवृद्धि दर, मुद्रास्फीति, सरकारी ऋण, जीडीपी प्रतिभूति के रूप में अल्पकालिक बाह्य ऋण और राजनीतिक स्थिरता संहिता विभिन्न मापदंडों का उपयोग करती है। रेटिंग की बातें करें तो देशों को ट्रिपल ए जो है उच्चतम रेटिंग से लेकर के डी निम्नतम रेटिंग तक वर्गीकृत किया जाता है, यानी ट्रिपल ए से लेकर के डी तक। ठीक है। एसपी जो है S&P यानी फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ट्रिपल बी को निवेश ग्रेड न्यूनतम सीमा मानती है, जबकि मूडीज जो है Baa3 को निवेश ग्रेड न्यूनतम सीमा मानता है। ठीक है। इसके महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो कह रहे कि अनुकूल रेटिंग होने पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो कह रहे कि ये जो अनुकूल रेटिंग होने पर देशों को वैश्विक पूंजी बाजारों और विदेशी निवेशक पहुंच प्राप्त करना सुविधा मिलता है। 3 अमेरिकी रेटिंग एजेंसियां का प्रभुत्व है, जो S&P, मूडीज और फिच है। ये अमेरिका का एजेंसी है, याद रखना है। भारत में क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करें तो भारत में CRS मुख्य रूप से सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पंजीकृत है। ओकॉन है, केयर है, CRE है, ICRA है, इसके बाद एक्यूट है, ब्रेकवर्क रेटिंग्स है, इसके साथ इंडिया रेटिंग्स है और इन्फोमेरिक्स है। ठीक है, इन्फोमेरिक्स है। तो ये हमारे 7 जो है भारत के रेटिंग एजेंसी है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि हालांकि विनियमन एजेंसी जैसे कि RBI, IRDA हो गया, PFRDA हो गया, अपने अपने अधिकार क्षेत्रों से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कुछ पहलुओं को विनियमित करती है। आरबीआई बैंक ऋण संबंधी सुविधा को रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्था के रूप में मान्यता देता है। ब्रेक वर्क रेटिंग को छोड़ करके अन्य सभी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी RBI के द्वारा मान्यता घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां है। ठीक है। यानी कि ब्रेक वर्क रेटिंग एजेंसी को छोड़ करके बाकी जो भी 6 है वो RBI के अंतर्गत रेगुलेट करता है। ठीक है। मॉनेटरी जो है वो सेबी करता है। सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विनियमन 1999 के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को परिभाषित किया है। इसके अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अपने रेटिंग मानदंड रेटिंग के प्रति डिफॉल्ट मान्यता नीति के साथ साथ हितों को टकराव को बचने के लिए दिशा निर्देश को सार्वजनिक की आवश्यक होगा। ठीक है। कुछ फैक्ट याद रखना है, सब याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे 2-4 बार 5 बार वीडियो सुन लीजिएगा, आपको हूबहू याद हो जाएगा। ठीक है। इसके पहले जो है गाइज हम ऑलरेडी चैनल पे आप जाइएगा तो अपलोडेड हो चुका है सारा वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। एंड विशेष इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गाइज अन्य प्रमुख घटनाक्रम, अदर की डेवलपमेंट्स। ठीक है। अब ज्यादा है भी नहीं, यहाँ हम लोग आगे जो है फ्रंट रनिंग है ना, ज्यादा है भी नहीं। यहाँ से अदर प्रमुख घटनाक्रम जो है अगला वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। जो भी मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आप लोग सजेस्ट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पे कि हाँ इसके बाद और कौन सा वीडियो चाहिए आपको। ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़ते रहिए। गुड नाइट।